नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पे ज्ञान विद गंगा। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। आज फटाफट देख लेते हैं कुछ वन लाइनर्स। पहला है, सामाजिक विज्ञान का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था और कब हुआ था। देखिए उत्तर है इसका यूएसए में 1892 में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये कुछ ऐसे वन लाइनर्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसको अपने कॉपी में नोट करते जाइए। दूसरा वन लाइनर है, सामाजिक विज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्राप्त कब हुई। तो देखिए दोस्तों, 1916 में सामाजिक विज्ञान को एक सब्जेक्ट के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। उसके पहले इसे दूसरों के साथ कंबाइन करके पढ़ाया जाता था। ये अलग सब्जेक्ट जैसे एंटिटी ये नहीं थी। तीसरे में चलते हैं, भारत में सामाजिक विज्ञान विषय के प्रतिपादन का श्रेय किसको दिया गया है। तो एक आयोग का गठन हुआ था जिसे कहा जाता है मुदलियार आयोग। दोस्तों, ये जो मुदलियार आयोग है इसने सामाजिक विज्ञान विषय के लिए प्रतिपादित किया था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मुदलियार आयोग ने किस पर बल दिया था। पाठ्यक्रम के एकीकृत स्वरूप पर बल दिया था। बहुत छोटी छोटी क्वेश्चंस हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला एक वन लाइनर है, अमेरिकन सोशल साइंस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। इंपॉर्टेंट है, 1865 में। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। अमेरिकन सोशल साइंस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, 1865 में। अगला है, सोशल स्टडीज़ कमीशन स्थापना कब हुई। सोशल स्टडीज़ कमीशन की स्थापना कब हुई। तो ये हुई है 1934 में। कब हुई है, 1934 में। अगला है, परंपरागत एवं प्राचीन शिक्षण विधि है। आप समझ सकते हैं दोस्तों, परंपरागत मतलब जो सदियों से चली आ रही व्यवस्था है। हम देखते हैं जो व्याख्यान विधि है, मतलब टीचर सामने खड़ा हो जाता है और बोलते रहता है बोलते रहता है बोलते रहता है। बच्चों को समझ आए ना आए इससे उसको कोई लेना देना नहीं। ना बच्चों को बाहर ले जाएगा, ना बच्चों को कोई नई चीज़ दिखाएगा। अगर टीचर सिर्फ लेक्चर मेथड से पढ़ा रहा है उसे हम कहते हैं व्याख्यान विधि, और ये एक परंपरागत एवं प्राचीन शिक्षण विधि है। आजकल इसकी महत्व कम हो चुकी है। बच्चों को करके सीखने में, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, ये इस पर हमको बल देना है। बच्चों को करके सिखाना है, कोई भी चीज़ को उन्हें प्रत्यक्ष दिखाना है। टीएलएम्स का यूज़ करना है, टीचिंग लर्निंग एड्स का। ओके दोस्तों, तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याख्यान विधि आपकी परंपरागत विधि है। हमको गैर परंपरागत स्रोत खोजने पढ़ाने के लिए, अपने आसपास के वातावरण के बारे में शिक्षा यदि देनी है बच्चों को, तो आपको क्लासरूम से बाहर ले जाना पड़ेगा। बच्चों को भ्रमण कराना पड़ेगा, बच्चों को टीएलएम्स की मदद से सिखाना पड़ेगा, बच्चों को अलग अलग चीज़ें दिखानी होंगी, तभी बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है और वो देर तक, बहुत दिन तक उनके मस्तिष्क में बना रहता है। चलिए देखते हैं, सामाजिक अध्ययन शिक्षक के लिए नवाचार नहीं है। एक जो सोशल स्टडीज़ का जो टीचर होता है उसके लिए नवाचार क्या नहीं है। पाठ्यपुस्तक उसके लिए नवाचार क्यों नहीं है, क्योंकि पाठ्यपुस्तक में जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो तो एज़ यूजुअल दिखती ही हैं। बच्चों को भ्रमण कराना ज़रूरी है, बच्चों को नई चीज़ें दिखानी है। जैसे आप सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल के बारे में पढ़ा रहे हैं, मिट्टी यदि आप पढ़ा रहे हैं तो अलग अलग 2-3 प्रकार की आप मिट्टी बच्चों को दिखा सकते हैं। 2-3 मिट्टियों के प्रकार आप दिखा सकते हैं, बलुई मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी। ऐसे हम मिट्टी के प्रकार दिखा सकते हैं बच्चों को। तो इससे क्या है, बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्या है, बच्चे के पास जो पुस्तक है उसमें तो चित्र दिया होता है ना, कि ये पीली मिट्टी हो गई, ये काली मिट्टी हो गई, ये बलुई मिट्टी हो गई, ऐसे उसके पास चित्र दिया होता है। लेकिन बच्चा जब तक उस चीज़ को सच में नहीं देखेगा उसे क्या समझ में आ पाएगा। एक जो मिडिल स्कूल का बच्चा है उसने हो सकता है कभी काली मिट्टी ना देखी हो। अगर उसने काली मिट्टी नहीं देखी है, आप उसको सिर्फ इमेजिन कराओगे तो ये उसके लिए थोड़ी मुश्किल होगी। यदि आप उसे काली मिट्टी दिखा देते हैं तो सदा के लिए उसके मस्तिष्क में इसका चित्रण हो जाता है।
तो पाठ्य पुस्तक जो है उसके लिए नवाचार नहीं है। आगे चलिए, विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो ये तो एकदम क्लियर सी बात है कि शिक्षक के व्यवहार का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। आप बच्चों को यदि हमेशा डांटते रहेंगे तो उनके मन में ऐसी धारणा बन जाएगी कि ये सर अच्छे नहीं हैं या ये मैडम अच्छी नहीं है, हमेशा डांटती है। यदि आप बच्चों से हमेशा प्यार जताएंगे तो भी उनके मन में धारणा बन जाएगी कि मैडम तो हमेशा प्यार से बात करती है, किसी को डांटती नहीं है, हम इनसे क्यों डरें। कुछ इस तरह का प्रभाव छूटता है बच्चों के मन पे। तो शिक्षक के व्यवहार का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है बच्चे पर। बच्चा अपने टीचर को कॉपी करने की कोशिश करता है। बच्चों को पता होता है मैडम कौन सा परफ्यूम लगाती है, बच्चों को ये पता होता है सर के वॉच का रंग कौन सा है, कौन से ब्रांड का वॉच पहनते हैं सर आज कौन सा शर्ट पहनने वाले हैं, बच्चे पहले से गैस करने लगते हैं। तो कुछ इस प्रकार से शिक्षक अपने बच्चों को प्रभावित करता है। देखते हैं अगला, सामाजिक विज्ञान विषय क्या देता है बच्चों को? सामाजिक विज्ञान के शिक्षण से क्या प्राप्त होता है? ध्यान से सुनिएगा। समन्वित ज्ञान प्राप्त होता है, व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होता है और जीवन उपयोगी ज्ञान प्राप्त होता है। यदि आप सामाजिक विज्ञान बच्चों को पढ़ाते हैं तो उससे हमें समाज में रहने की कला प्राप्त होती है। हम अपने समाज में कैसा समन्वय कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को समाज के अनुरूप ढाल सकते हैं, ये सब चीज़ हम सामाजिक विज्ञान के अध्ययन से सीख सकते हैं। छात्रों को समाज के निकट ले जाने का सबसे अच्छा साधन क्या हो सकता है? क्लियर है, समाज सेवा शिविर, जैसे एनएसएस के कैंप होते हैं। इस प्रकार के कैंप में बच्चों को जब लेके जाया जाता है, हम समाज से जुड़ते हैं। इस कैंप के माध्यम से हम समाज से जुड़ते हैं। समाज से जब जुड़ते हैं अर्थात समाज में जो सेवा शिविर होता है उसके माध्यम से हम जुड़ते हैं। तो ये है समाज सेवा शिविर, ये है छात्रों को समाज के निकट ले जाने का सबसे अच्छा साधन। पर्यटन का सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों? जब बच्चों को आप कहीं घुमाने लेके जाते हैं, पौराणिक स्थल में जब आप घुमाने ले जाते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चों को कोई चीज़ जब आप प्रत्यक्ष रूप से दिखा देते हैं, जैसे आपने किसी पुरानी मंदिर में ले जाके बच्चों को भ्रमण कराया, तो आप उनको प्रत्यक्ष रूप से दिखा पाएंगे कि हो सकता है ये जो मंदिर है वो 8वीं सदी में बनी थी, है ना, इस राजा ने इसको बनवाया था, इसलिए बनवाया था। कुछ कारणों सहित आप जब बच्चों को समझाते हैं तब बच्चों को वो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाता है। जैसे बच्चों को सिरपुर भ्रमण कराया जाता है, बच्चों को राजिम भ्रमण कराया जाता है, मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। बच्चों को बिलासपुर में मल्हार का भ्रमण कराया जाता है। तो इससे बच्चों को इतिहास के बारे में काफ़ी अच्छे से पता चलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो प्रत्यक्ष अनुभव होता है वो स्थायी कर देता है, किसी भी जानकारी को बच्चों के मन में स्थायी कर देता है। अतः पर्यटन का सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए, सामाजिक विज्ञान शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता क्या है? आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बन रहे हैं तो आपको सामाजिक रूप से सक्रिय होना जरूरी है। जब तक आप समाज में सक्रिय नहीं होंगे, बच्चों को समाज के बारे में आप नहीं बता सकते। जब तक समाज में क्या चलता है, क्या ज़रूरी चीज़ें होती है, कैसे हमको समाज में समन्वय स्थापित करना है, कैसे लोगों को लेकर चलना है, कैसे एक सभा का आयोजन होता है, कैसे पंचायत कार्य करती है, ये सब चीज़ जब तक आप बच्चों को नहीं समझाएंगे, जब तक आप खुद नहीं समझेंगे, तब तक सारा चीज़ व्यर्थ है। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता क्या है कि सामाजिक सक्रियता होनी चाहिए उस व्यक्ति में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, बालक में सर्वांगीण विकास हेतु क्या आवश्यक होता है? तो शिक्षण के साथ सहगामी क्रियाएं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बच्चे सिर्फ पढ़ाई करेंगे, परीक्षा देंगे तो बच्चे नहीं रह जाएंगे, वो मशीन बन जाएंगे, जो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास अर्थात वह खेल के क्षेत्र में आगे बढ़े, वह कार्यक्रम में भाग ले, अलग अलग प्रकार के जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कविता पाठ हो गया, भाषण हो गया, नृत्य हो गया, गायन हो गया, ऐसे अलग अलग प्रकार के जितने भी पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप हैं उनके साथ बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें, तो फिर बच्चों का सर्वांगीण विकास इससे संभव है।
ठीक है, सारे स्कूल्स में आजकल ये चीज़ को फोकस किया जा रहा है, बच्चों को सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करने पर बल दिया जा रहा है। चलिए देखते हैं, ये एक टिपिकल क्वेश्चन, हर्बर्ट स्पेंसर ने पाठ योजना के निर्माण में किस चीज़ को सिद्धांत माना? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, नवीन ज्ञान को उन्होंने सिद्धांत माना। हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में जब आप थ्योरी में पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, उन्होंने नवीन ज्ञान को अपना पाठ योजना बनाने के निर्माण में सिद्धांत माना। किसको? नवीन ज्ञान को। प्रोजेक्ट विधि सबसे अधिक किसके लिए उपयोगी है? प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। आपने देखा होगा जो बच्चे कुछ टैलेंटेड जो बच्चे होते हैं, अच्छे से बच्चे जो होते हैं, उन्हें प्रोजेक्ट जब मिलता है वो काफ़ी खुश हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमें एक मौका दिया गया है। वहीं पर जो डल बच्चे होते हैं वो बस उसको निपटा के फेंकना है, टीचर के सामने ले जाके कुछ जमा कर दो, बस काम निकल गया, हो गया। लेकिन जो वहीं पर जो काफ़ी अच्छे बच्चे, जो एक्सीलेंट बालक होते हैं, जो एक्सीलेंट स्टूडेंट्स होते हैं, वो उस प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। जैसे आपने किसी बच्चे को एक सिंपल सा चीज़ बोला कि आप चिड़िया बना के लाओ, तो जो डल बच्चा रहेगा वो एक चिड़िया का फ़ोटो बना देगा, लेकिन जो क्रिएटिव बालक रहेगा, जो प्रतिभाशाली बालक होंगे, बालिकाएं होंगी, वो क्या करती हैं, असली चिड़िया के पंख उसमें लगाएगी। हो सकता है वो दाल से चिड़िया बना दे, हो सकता है वो चावल के दानों से चिड़िया बना दे, हो सकता है अलग अलग टाइप के पत्तियों से वो चिड़िया बना के ले आए, है ना। तो ये सब चीज़ देखने को मिलती है। प्रोजेक्ट विधि जो होती है वो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होता है, उनके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है, बच्चों की कला को निखारने का एक बहुत अच्छा माध्यम होता है। अब देखते हैं, ह्यूरिस्टिक विधि में पढ़ाने से किस समस्या से मुक्ति मिल जाती है? ह्यूरिस्टिक विधि के लिए आपको थ्योरी क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। आप थ्योरी में ह्यूरिस्टिक विधि देखिए, ठीक है। इसके बाद आपको पता चलेगा कि दंड व्यवस्था से मुक्ति मिल जाती है। आपको दंड देना नहीं पड़ता है, बच्चों को चमकाना नहीं पड़ता है, बच्चों को डांटना नहीं पड़ता है, जब ह्यूरिस्टिक विधि से जब पढ़ाई होती है तब। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में सामाजिक अध्ययन का क्या उद्देश्य होता है? मिडिल स्कूल में बच्चों को सामाजिक अध्ययन क्यों पढ़ाया जाता है? ध्यान से देखिए, सामाजिक मूल्यों को स्वीकारना, छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास करना, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक पर्यावरण से अवगत कराना। बच्चों को सामाजिक मूल्य के बारे में बताना पड़ता है कि हम बड़ों से कैसा व्यवहार करें, अपने छोटों से कैसा व्यवहार करें, अपने समाज में रहने वाले लोगों से कैसा व्यवहार करें, इन सब चीज़ों को सिखाना पड़ता है। हमें झूठ नहीं बोलना है ये सिखाना है, सच बोलना है ये सिखाना है। मतलब जो सामाजिक मूल्य होते हैं उनके बारे में बच्चों को जानकारी देनी होती है, जो हमें सामाजिक अध्ययन से पता चलता है। दूसरा, छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास करना, कि आने वाले भविष्य में वही उस समाज के नागरिक हैं, तो उन गुणों के विकास में ये बहुत ज़्यादा सहायक होता है। अगला है, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक पर्यावरण से अवगत कराना है। सांस्कृतिक पर्यावरण का क्या अर्थ होता है? हमें जो संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है, हमारे आसपास मंदिर होते हैं, मस्जिद होते हैं, गुरुद्वारे होते हैं, ये हमारी संस्कृति है। हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, ये हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है। तो बच्चों को इन सब चीज़ों को सिखाना है। प्राकृतिक पर्यावरण अर्थात जल, जंगल, ज़मीन, नदी, पहाड़, ये सारी चीज़ें जो प्राकृतिक रूप से उपस्थित हैं, उसके बारे में जब तक आप बच्चों को जानकारी नहीं देंगे तो सामाजिक विज्ञान का अध्ययन जो है वो निरर्थक साबित होता है। अतः माध्यमिक विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान का अध्ययन इस प्रकार उद्देश्य रखता है। चलिए देखते हैं आगे, और लास्ट टॉपिक है आपका, सामाजिक अध्ययन शिक्षण हेतु उच्च प्राथमिक स्तर पर सबसे अधिक उपयोगी विधि कौन सी है? ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जब मिडिल स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपके लिए सबसे उपयोगी विधि कौन सी होगी? आप लेक्चर देंगे तो बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। हाँ, लेकिन यदि अवलोकन कराते हैं बच्चों को, इसको हम लोग निरीक्षण विधि भी कहते हैं, बच्चों को किसी चीज़ का अवलोकन कराते हैं, ये विधि काफ़ी कारगर सिद्ध हो सकती है। कैसे? आप जैसे बच्चों को पर्यावरण से संबंधित किसी बात पर चर्चा कर रहे हैं, आप बच्चों को किसी पौधे के बारे में बता रहे हैं कि पौधे में पत्तियां होती है। आपको बताना है बच्चों को कि पौधों में अलग अलग प्रकार की पत्ती होती है, कुछ इस प्रकार की होती हैं, कुछ इस प्रकार की पत्ती होती है ना बच्चों? तो इस तरह से जब हम बच्चों को दिखाते हैं, सामने जो दो पत्तियों के उदाहरण ला के रख देते हैं, तो इससे बच्चों को काफ़ी हद तक आसानी हो जाती है पढ़ने में और समझने में।
जब आप विज्ञान विषय के साथ साथ सामाजिक विज्ञान में भी इन चीज़ों को बताते हैं, और वैसे ही जब हम मिट्टियों के बारे में बताते हैं बच्चों को, काली मिट्टी ये है ना, पीली मिट्टी ये है, ऐसा जब हम अलग अलग उदाहरण के साथ साथ उनको दिखा दिखा कर जब चीज़ों को पढ़ाते हैं तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका आज का सेशन। थैंक यू सो मच।